अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके पूरे 11 साल हो चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर ने काफी तारीफ करी कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अचीव करा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 4 कैटेगरीज हैं। जो चौथे वाली कैटेगरी है बाद में ऐड हुई थी, जब ये 2015 में इंप्लीमेंट करी गई ना स्कीम, तो उस टाइम पे ये चौथी कैटेगरी नहीं होती थी। पहले तो कैटेगरीज ही याद कर लो, पहले शिशु आएगा, देन किशोर आएगा, देन तरुण आएगा, और ये चौथे वाला बाद में जाके ऐड हुआ था। अभी डिटेल में भी देखेंगे। शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। तरुण प्लस नाम से पता लग रहा है बाद में एडिशन हुई है, शायद प्लस लगा दिया गया। तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, नाम से पता लग रहा है मुद्रा पैसे के बारे में बात कर रहा है, और पैसे में भी लोन की कैटेगरी को ये सिग्निफाई कर रहा है। तो शिशु में जो लोन की कैटेगरीज आएंगी ना, वो अराउंड 50,000 रुपीज तक आएंगी। अप टू 50,000 रुपीज तक के लोन किस कैटेगरी में दिए जाएंगे? शिशु। और इस स्कीम के अंदर एक जो चैलेंज आप लास्ट में पढ़ोगे या जो इशू आप पढ़ोगे वो ये कि शिशु वाली कैटेगरी में 74% लोन दिए जाते हैं। इस स्कीम में जो भी लोन्स इंक्लूडेड हैं, सबसे ज्यादा जो लोन दिए जाते हैं वो कौन सी कैटेगरी में है? शिशु। फिर उससे किशोर वाले आएंगे, थोड़े से कम, और कम तरुण वाली कैटेगरी के। और जिसने तरुण वाले लोन लिए होंगे उसने अगर वो वापस कर दिए, रिपे कर दिए, तभी वो किसमें एलिजिबल होंगे? तरुण प्लस वाली कैटेगरी में। तो ये पूरा डिटेल में देखना है। शिशु में अप टू 50,000 रुपीज के लोन, किशोर में अराउंड 50,000 से लेके 5 लाख रुपीज तक का लोन, एंड तरुण के अंदर देखोगे तो अराउंड 5 लाख से लेके 10 लाख का लोन। और जिन्होंने लोन कवर कर दिए हैं, पीछे जब भी लोन उठाया था उसको रीपे कर दिया है, एनपीए वो नहीं हुआ, नॉन पेमेंट एसेट में नहीं गया, दिवालिया नहीं हुआ कि पैसे लेके बस अब छोड़ो, तो उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जिन्होंने वापस कर दिया होगा वो तरुण प्लस में आएंगे, और यहाँ पे फिर 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन आएगा। ये बस अभी याद रख लो कैटेगरीज की। शिशु आएगा, फिर किशोर आएगा, जैसे आप अपनी स्टेजेस पढ़ते हो वैसे नाम दिए हैं, शिशु, किशोर, तरुण, और फिर तरुण प्लस। 50,000 इससे कम के, यहाँ पे 50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख टू 20 लाख। डन। अब देख लेते हैं स्कीम के बारे में। तो इसे 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च करा था। फ्लैगशिप स्कीम है, यानी गवर्नमेंट ने इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखा कि जो फंड होते हैं उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी होने की वजह से कई लोग अपना बिजनेस या छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू नहीं कर पाते हैं, तो उसी वजह से इसको रखा गया था फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और मेन इनका एम था कि कोलेट्रल फ्री इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना है। जितने भी नॉन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल लोग या जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन इजीली प्रोवाइड करे जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, और जो ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप है उनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंक्लूड करा जाए। मतलब मेन जो मोटो है वो यही दिख रहा है, फंड द अनफंडेड। जिसके पास पैसा नहीं है उसको क्या प्रोवाइड करा जाए? पैसा। ऑल्दो ये वाली जो स्पिरिट थी वो लिखित फॉर्म में बाद में आई थी, वो देखते हैं कब आई थी। नाउ ये जो स्कीम है ये किन किन चीजों के ऊपर काम करती है? तो 3 फाइनेंशियल पिलर्स आएंगे। एक तो बैंक द अनबैंक्ड, जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जिसके पास उतना अमाउंट नहीं है कि वो अपना पूरा इस बैंक अकाउंट को चला सके, तो अनबैंक्ड को बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। नंबर 2, सिक्योर द अनसिक्योर्ड। कई बार लोन लेने के लिए जाते हैं कोलेट्रल के ऊपर, यानी कि गिरवी रखनी पड़ती है ना कुछ चीजें, वो रिस्क भी यहाँ से रिमूव करना था, तो सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। और लास्ट में फंडिंग द अनफंडेड, जिसके पास पैसा नहीं है, जो अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस नहीं शुरू कर सकता, उसको यहाँ पे फंड एलोकेशन प्रोवाइड करी जाए। तो ये तो 3 पिलर आ गए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सभी को फाइनेंस कैसे प्रोवाइड करना है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन आई? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये किसके अंडर आ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से लर्न करते चलो। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 3 पिलर, बैंकिंग द अनबैंक्ड, और दूसरा बोला सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, तभी तो इसको बोला कोलेट्रल फ्री। और जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर हैं या फिर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर काउंट हो रहे हैं, तो उनको सिक्योर करना है ताकि कोलेट्रल फ्री हो। कोलेट्रल फ्री मतलब आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। एंड जो इंटरेस्ट रेट होंगे, ऐसा नहीं है सभी कैटेगरीज में 0 रहेगा, कहीं कहीं पे कुछ परसेंटेज रहेगा, पर जितना आपका ट्रेडिशनल तरीके से चलता है कि 8%, 9%, 10%, उससे काफी ज्यादा कम होगा, 4% के आसपास। एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या रहेगी? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये वाला पॉइंट प्रीलिम्स के लिए थोड़ा प्रिपेयर रखना। फंडिंग प्रोविजन, अब जो लोन्स होंगे ऐसा थोड़ी अकेला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आएगी, बैंक्स का रोल यहाँ पे आ जाता है। कौन कौन से लेंडिंग इंस्टीट्यूशन रहेंगे? तो नंबर 1 एससीबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। दूसरा आ जाएगा आरआरबीज, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। तीसरा आ जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दैट इज एनबीएफसीज। और चौथा आ जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन।
ठीक है, ये 4 आ जाएंगे जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन रहेंगे और मतलब जो लेंडिंग एक्टिविटी है, लोन प्रोवाइड करना है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो एससीबी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एंड चौथा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नाउ मुद्रा, मुद्रा ये एक सब्सिडरी है सिडबी की। सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये क्या करेगा, ये मुद्रा मतलब जो मुद्रा है ये सिडबी के ही अंडर आती है। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। नाम से पता लग रहा है रीफाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जो रीफाइनेंसिंग सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा फर्दर किसको, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन देखे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वो तो मैंने बोल दिया एमएफआई, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो उनको रीफाइनेंसिंग का काम कौन करेगा, तो ये सिडबी बैंक, सिडबी की भी कौन सी सब्सिडरी, दैट इज मुद्रा सब्सिडरी, ये रीफाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं कि इनको भी हेल्प मिलती रहे। जब ये लैंडिंग करेंगे तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो रीफाइनेंसिंग का काम कौन कर रहा है, मुद्रा। और मुद्रा किसकी सब्सिडरी है, सिडबी की। लग गया ये पता, रीफाइनेंस किस पर्सपेक्टिव से बोला, तो ये सपोर्ट करेगा वो जो पीछे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आपने देखे 4, उनको ये सपोर्ट करेगा। और जो मुद्रा वाला पार्ट होगा ये खुद डायरेक्टली बोरोवर को पैसा नहीं देंगे। ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो पीछे आपने 4 लैंडिंग इंस्टीट्यूशन देखे, ये बोरोवर के साथ कनेक्टिविटी में नहीं आएंगे। ठीक है, उनको रिफाइनेंस करेंगे। जैसे आरबीआई है, देन बैंक्स आते हैं, फिर कस्टमर आते हैं। हम बैंक में जाते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी जाते, तो बस वैसे ये सेम जो मुद्रा है ये रिफाइनेंस करेगा टू जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आपने देखे, और फिर वो फिर बोरोवर्स के साथ डील करेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट गारंटी। तो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड प्रोवाइड करे जाएंगे माइक्रो यूनिट्स को, ताकि वही जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनको कभी ये रिस्क ना बना रहे, पता नहीं वो लोन वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, एनपीए ना हो जाए, नॉन पेमेंट एसेट में ना चले जाए। तो क्रेडिट गारंटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। एलिजिबल बेनिफिशियरी, कौन कौन इन लोन्स के लिए एलिजिबल रहेगा, तो नंबर 1 तो इंडिविजुअल आ गए, मैं आप सब इसमें इंक्लूडेड है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स, मतलब जो बिजनेस जो किसी एक पर्सन ने होल्ड करा रखा है वही इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज प्रॉपर्टी कंसर्न। ऐसा बिजनेस जो किसी एक पर्सन ने ओन करके रखा है, मतलब सोलो बिजनेस ओनर है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। देन पार्टनरशिप फर्म्स भी आ सकती हैं, मतलब ऐसा बिजनेस जो किसी 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ जाएंगी, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट स्टेक होल्डर ने होल्ड करके रखी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ जाएंगी जो पब्लिक के साथ ओपन एक्सेस में रहती है, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। अदर लीगल एंटिटी, जैसे कोई भी जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रस्ट हो सकती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। तो लगभग आप देख रहे हो इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी के लिए ये सारी चीजें मैक्सिमम इसमें कवर कर दी गई हैं। नाउ मुद्रा कार्ड, मुद्रा कार्ड यहाँ पे काफी फ्लेक्सिबल रहेंगे, हैसल फ्री क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सके वर्किंग कैपिटल के लिए, स्पेशली जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। और ये रुपए डेबिट कार्ड की तरह एक्ट करेगी, जैसे रुपए डेबिट कार्ड फंक्शन करता है, पर इस डेबिट कार्ड में आपको ओवरड्राफ्ट का फीचर भी दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में 1000 रुपया था पर आप थोड़ा सा एक्सेस में भी वहां से निकाल सकते हो, तो ओवरड्राफ्ट का फीचर इसके अंदर दिया जाएगा। पर इस स्कीम के अंडर जो बेनिफिशियरी आ रहे हैं उनकी बात करें, सबको थोड़ी होता है ऐसे, वो तो बोल देते हैं ना इनसफिशिएंट बैलेंस अकाउंट। एक बार जैसे मैं भी एक पेमेंट कर रही थी और जो पेमेंट थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, रेड कलर का अलर्ट आ गया कि इनसफिशिएंट बैलेंस अकाउंट। तो वो क्या शो कर रहा है कि ओवरड्राफ्ट का जो फीचर है वो सभी को नहीं दिया है, पर जो स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी है उनको दे रखा है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिसमें बैंक आपको अलाउ करता है कि आप थोड़ा सा मनी ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो देन यू एक्चुअली हैव इन योर अकाउंट, तो उससे थोड़ा ज्यादा। तो ये वाला फीचर बेनिफिशियरी के केस में हमने पढ़ा, नहीं उनको थोड़ी आएगा, ये तो एलिजिबल है ना, बेनिफिशियरी है ये। तो रुपए फैसिलिटी वैसी ही है जैसे रुपए डेबिट कार्ड की होती है, पर किसके साथ है, ओवरड्राफ्ट के साथ। मतलब अगर कम होएगा तो वहां पे वो नोट हो जाएगा कि एलिजिबल है बेनिफिशियरी और इनको दिया जा सकता है ओवरड्राफ्ट के साथ। ये सिर्फ बेनिफिशियरीज के लिए जिन्होंने वो लोन उठा रखा है। हाँ, लिमिट है वो वेरी करेगी, अभी वो 4 कैटेगरीज है वो देख लो सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल आएगा दैट इज एनपीएस का, कि रीपेमेंट कितनी कर पा रहा है कोई, तभी तो बोला तरुण प्लस में जाएंगे ही वो जिन्होंने रीपेमेंट कर दी है, अदरवाइज वो वाला पैसा नहीं यहाँ पे मिलेगा। तो पहली कैटेगरी देखो दैट इज शिशु। शिशु में क्या बोल दिया, 50,000 तक का रुपीज, लग गया ना पता। अब जो बेनिफिशियरी आएंगे ये उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो यहाँ पे अप टू 50,000 का रहेगा। और जो टोटल लोन है इन चारों कैटेगरीज के, मतलब उनको अगर 100% कंसीडर कर ले तो शिशु वाली कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोन्स दिए जा रहे हैं, अराउंड 74%। ये बनाई इस तरह से गई है स्कीम की सबसे ज्यादा जो लोन एलोकेट करा जाएगा वो शिशु वाली कैटेगरी में करेंगे। अब यही इसकी प्रॉब्लम भी है कि ज्यादा लोन आप कौन सी कैटेगरी में दे रहे हो, शिशु में, जहां पे शायद उतनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो रही है इनके बिजनेस से। ये जस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, फटाफट से उसको सेल आउट कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट नहीं हुआ, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आ सकती थी वो यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाती है। तो ये इसकी ड्रॉबैक भी है।
पर आपने अभी याद रखनी है 50,000 रुपीज और साथ में 74% शेयर इन टोटल लोन। और ये मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जो अभी स्मॉल स्केल के ऊपर कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, अभी सेटअप ही कर रहा है, उन वो सारे कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया पीछे, इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, और आपके प्राइवेट ओनर्स भी हो सकते हैं, सारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, एनजीओ भी हो सकता है। देन सेकंड आएगा किशोर। किशोर में बोल दिया 50,000 टू 5 लाख रुपीज, और इसका जो शेयर रहेगा वो 24% के अराउंड है। मतलब जो टोटल लोन जाएंगे आउट ऑफ दिस फुल स्कीम जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देख रहा है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रही है, 24% लोन जा रहे हैं किशोर वाली कैटेगरी में। अब देखो अमाउंट बढ़ता जा रहा है ना आगे, तो परसेंटेज आपको घटती हुई दिखेगी। ये इजीली दिए जा सकते थे, यहाँ पे आप 20 लाख तक का होगे तो रिस्क थोड़ी लोगे इतना ज्यादा, तो पॉपुलेशन घटती जाएगी। और ये वाला जो लोग ऑलरेडी अर्ली स्टेजेस में आ चुके हैं बिजनेस की, तो उनको मतलब टूल वगैरह उन्होंने छोटा मोटा कोई परचेज करना है, कोई इन्वेंट्री शुरू करनी है, तो उसके लिए किशोर वाली कैटेगरी आ जाएगी। देन थर्ड आता है तरुण। तरुण में रुपीज 5 लाख टू 10 लाख दिए जा रहे हैं, और टोटल लोन में से जो लोन इस कैटेगरी को दिए जाएंगे वो सिर्फ कितना आ गया 2%, क्योंकि पैसा भी बढ़ गया, 5 लाख से 10 लाख का आ चुका है। और बोला कि अब जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है वो लोग इसमें आएंगे और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं, और जब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को वो इंक्रीज करेंगे वो सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, और जब सेकेंडरी सेक्टर प्रमोट होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो तरुण वाली कैटेगरी 5 लाख टू 10 लाख रुपीज। एंड फिर आता है तरुण प्लस, ये आ जाएगा 10 लाख से लेके 20 लाख। ये 0.004%, बस इतने ही लोन्स यहाँ से दिए जा रहे हैं इस वाली कैटेगरी के लिए। एंड ये यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस करा गया था। इससे पहले जब मैंने ये आर्टिकल कराया था तो उस दिन बस यहाँ तक ही पढ़ा था हमने, 3 ही कैटेगरीज थी। फिर हमने सिर्फ बजट में देखा था कि तरुण प्लस भी ऐड हुआ, और फाइनली अब इसके 11 साल हो गए हैं अप्रैल मंथ के अंदर, तो इसी वजह से आप पढ़ रहे हो। तो याद रखना ये 24-25 में ऐड हुआ था, और इसका जो मेन मोटो था वो थर्ड पिलर देखा ना आपने, फंडिंग द अनफंडेड, तो उसको यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करना है। ये अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड करे, जिनके बिजनेस सक्सेसफुल रहे वही सारे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे फॉर द तरुण लोन्स। तरुण प्लस लोन्स जिन्होंने पूरी तरह से वापस कर दिए, रीपे कर दिए, वही फिर किस कैटेगरी में जाएंगे, तरुण प्लस की कैटेगरी में। नहीं वैसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये कोलेटरल फ्री था तो वो ड्रॉबैक में आएगा इसमें। जो कोलेटरल फ्री आप कोई भी लोन प्रोवाइड करते हो, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि कुछ चीज गिरवी तो है नहीं वापस कर पाए तो माफी मिल ही जाएगी शायद, हाँ मॉनेटरी फाइन आपको लग सकते हैं, वो चीजें आएंगी। चलो एक बार देख लो। हाँ तो है ही नहीं। अब देखो अभी एक जजमेंट आया था जिसमें मैं ऐसे बता देती हूँ, नाम नहीं ले रही अभी जजमेंट का क्योंकि उसको हमने करना है। अब उस जजमेंट में क्या किया गया, किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, 9 लोग हैं वो, अब उनके ऊपर 1-1 करोड़ का फाइन भी है। समझ रहे हो ना? हाँ वेरी गुड, तो वही है, समझ रहे हो ना? तो 1-1 करोड़ का फाइन तो लगा है, वही चीज है, पेनल्टी तो लगेगी। वहां पे भी अर्निंग करवाई जाती है, 1 करोड़ तो फिर भी नहीं हो पाएगा, पर वो जनता को एक मैसेज देना होता है कि इतनी बड़ी पेनल्टी का आपके ऊपर इम्पोजिशन हो सकता है, तो इसी वजह से अभी जन विश्वास बिल भी आया है, उसमें यही चीजें तो कर रहे हैं कि जो इररेलेवेंट से पनिशमेंट क्राइटेरिया थे उनको मॉनेटरी पनिशमेंट के साथ कन्वर्ट करा जाए, क्योंकि जेल्स में बहुत ज्यादा भीड़ होती जा रही है और हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उसको भी करना है। अभी नहीं लटकाएंगे कैसे, बोला कि जेल में नहीं भेजेंगे छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए। हाँ अच्छा, अचीवमेंट पे आ जाओ। बस ये आर्टिकल अलग है की अचीवमेंट जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अटेन करी। नंबर 1 वही मैसिव क्रेडिट आउटरीच, मतलब काफी लोगों को लोन सैंक्शन करे, अराउंड 57 करोड़ लोन्स, और कितने वर्थ थे तो 40.07 लाख करोड़, इतने लोन इन्होंने सैंक्शन कर दिए। एंड प्रमोटिंग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब विमेन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, नारी शक्ति। देन विमेन ने अराउंड 67%, 2/3 जो लोकल बेनिफिशियरी थी उसमें कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का ही रहा। एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो सोशल इक्विटी है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करी गई। 51% जो बेनिफिशियरी है वो या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। देन ट्रांजिशन टू फॉर्मल इकोनॉमी, हमारा जो वैसे भी 90% सेक्टर है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में लीड करते हैं। फॉर्मल इकोनॉमी मतलब फॉर्मल जो सेक्टर आता है उसमें टाइम आपका फिक्स होता है, सैलरी वेजेस सब फिक्स होते हैं, पर इनफॉर्मल में कभी ओवर टाइम भी लगाना पड़ सकता है और शायद एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाए, वो सारा इनफॉर्मल में आता है। तो बोला कि फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाना है, और इसमें ओवर 12 करोड़ अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के सक्सेसफुली पुल आउट करे गए। मतलब उनको कहां से निकाल रहे हो आप, इनफॉर्मल सेक्टर से टुवर्ड फॉर्मल इकोनॉमी। अनप्रेसिडेंटेड स्केल, अब ये देख लो यहाँ पे इंसेप्शन करी गई थी इसकी 2015 और 16 के फाइनेंशियल ईयर में, और स्कीम ने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से ग्रो करा। 6.67 लोन यहाँ पे
करोड़ से लोन सैंक्शन करे गए 2023 से 24 तक, मतलब ठीक ठाक रीच है इन शॉर्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, ये बोली गई। और यही मार्च 2026 तक 5.65 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब जो नंबर है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, लोन्स लोगों को प्रोवाइड करे। और साथ में बोला विकसित भारत है 2047 डेवलप नेशन बनना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें अपना बूस्ट करना ही करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आई। नाउ चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, तो नंबर 1 तो स्ट्रक्चर में ही एसिमेट्री है। शिशु में आपने देखा मैक्सिमम लोन 74% उसी कैटेगरी के अंदर जा रहा है, जबकि वो वाली कैटेगरी ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, उससे हम सेकेंडरी सेक्टर को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। तो पहला तो बोला स्ट्रक्चर में ही कहीं ना कहीं एसिमेट्री आ गई। और दूसरा बोला क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डेफिसिट, मतलब ये जो स्कीम है ये लोन तो प्रोवाइड कर रही है, पर ये चीज इग्नोर कर दे रही है कि क्या बोरोवर ने वो पैसा जिस चीज के लिए लिया था उसी में इम्प्लाई करा या नहीं करा। कहीं तो रीपेमेंट कर रहे हैं जो पहले लोन उठाए थे कि इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यहां से लोन उठाएंगे, पिछला लोन वापस कर देंगे, तो ये ड्रॉबैक्स में आ गया। तो बोला कि जो क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डेफिसिट है वो भी देखने को मिला कि जो पैसा लिया था, क्या जो इसका एम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को उसी को फुलफिल करने में लिया। जैसे आपने देखा शिशु था अप टू 50,000 रुपीज था, देन आपने 74% का कंट्रीब्यूशन देखा, आगे मोटो था किन बिजनेस के लिए ये पैसा यूज किया जा सकता है। तो शिशु वाली कैटेगरी में आपने देखा कि जो नया नया बिजनेस होगा, स्मॉल एंटरप्रेन्योर होंगे, वो इसको शुरू करेंगे। तो बोला वो जो पैसा था वो तो ले लिया, पर ये जो मनी थी वो क्या एफिशिएंटली यूज हुई या नहीं। मतलब लोगों को कई बार पता भी नहीं होता कि कैसे इसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है। तो तीसरा आता है सेक्टोरल स्क्यूनेस एंड लो वैल्यू एडिशन। अब मुद्रा लोन्स तो दे दिए, मोस्टली किन किन लोगों को दिए, जो शॉप या रिसेलिंग का काम कर रहे थे उनको, या सर्विसेज जैसे सैलून किसी ने ओपन करना है, रिपेयर शॉप ओपन करनी है, उनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत कम लोन दिए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपने देखी तरुण या फिर तरुण प्लस वाली कैटेगरी में आ रही थी, उसमें जो कंट्रीब्यूशन था वैसे ही कम था, शेयर कम था। तो बोला इन कैटेगरीज में आप ज्यादा दे रहे हो जो शायद मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। एंड उसके बाद ये इम्बैलेंस जनरेट होता है, तभी बोला सेक्टोरल स्क्यूनेस की, मतलब कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है जिन सेक्टर्स में ये पैसा एलोकेट करा जा रहा है। और लो वैल्यू एडिशन का मतलब सैलून है, जैसे सैलून तो एक 4 दिन के लिए वैल्यू एडिशन कर देता है, जो भी आपने वहां पे करवाया। से किसी ने हेयर कट लिया तो बाल वो बढ़िया ड्रायर ड्रोयर घुमा के आपके बढ़िया कर देंगे, फिर जैसे वॉश करोगे दोबारा से सेम हो जाएंगे। तो वो वैल्यू एडिशन हम बोले इकोनॉमी के अंदर कर रहा है, उतनी ज्यादा नहीं कर रहा जितनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर सकता था। एंड शॉपकीपर परचेजिंग करी होलसेल पे, देन आगे बेच दिया, या शुरुआत ही करनी है तो दोबारा से सेम प्रोसेस चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी थी वो दोबारा से पीछे रही। तो बोला इसकी वजह से इम्बैलेंस भी काफी हो रहा है, और वो जो वैल्यू एडिशन ऐड होनी चाहिए थी इन ट्रेडिशनल सेक्टर से वो नहीं हो पाएगी। जैसा इसका एक मोटो था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बूस्ट करवानी है, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बूस्ट होएगा एम्प्लॉयमेंट तो तभी जनरेट हो पाएगी, तो जो कि पीछे आपने देखा बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन उसका मिलेगा, तो बहुत कम जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हुई। और अगर जॉब्स क्रिएट भी होंगी, फॉर एग्जांपल किसी ने किराने की शॉप खोल भी ली इस पैसे का यूज करके, तो उतनी ज्यादा बड़ी यूनिट थोड़ी लगेगी कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और उस लेवल की भी नहीं होगी जो आपकी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता हुआ खर्चा है उसको फुलफिल करने में हेल्प आउट कर सके। देन आते GFCF, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे जीडीपी आप पढ़ते हो वैसे एक टर्म आती है GFCF, मतलब आपने कितना एक्सपेंडिचर करा जो हैवी एसेट्स होते हैं आपके, दैट इज मशीन हो गया, कोई भी मशीन आ सकती है या फिर बिल्डिंग आ सकती है, ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे। मतलब आपने कितना एक्सपेंडिचर उसमें करा, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, मशीन्स आएंगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी देनी पड़ेगी लोगों को, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, प्लस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये भी इकोनॉमी को डिसाइड करता है, पर ये तो तब होगा ना अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो पैसा यूटिलाइज होता। तो GFCF जो इन्वेस्टमेंट होती है एसेट, जैसे मशीन आ गया, फैक्ट्रीज आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए, उसको आप GFCF के अंदर काउंट करते हो। अब ट्रेडिंग सर्विसेज में उतना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, ट्रेडिंग सर्विसेज वही जो आपने देखी शॉप एंड ऑल रीसेल वाली जो कैटेगरीज थी, और इसकी वजह से जो GFCF है उसमें आपने कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम करा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इससे भी हर्डल बनी। देन थर्ड आता है राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब कोलेटरल फ्री है, कोलेटरल फ्री आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ा, बहुत से लोग निकल लेते हैं कि हमसे हो नहीं पाया और अब पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। एंड ये भी कंसर्न रहता ही है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक आपने देखा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, तभी रीफाइनेंसिंग की कैपेबिलिटी सिडबी के थ्रू, मुद्रा के थ्रू प्रोवाइड कर दी थी कि ये रीफाइनेंस करते रहेंगे। देन डेट सब्सटीट्यूशन वर्सेस एसेट क्रिएशन। अब बोला गया लोन जिस काम के लिए दिया था उसके लिए यूज नहीं हुआ, पर उसको पिछले लोन को रीपे करने के लिए यूज कर लिया गया। मतलब
इंटेंशन क्या था स्कीम का कि लोन दिए जाएंगे और इससे जो बिजनेस स्टार्टअप हैं वो शुरू होंगे, मशीन्स खरीदी जाएंगी, वो एसेट क्रिएट करेंगे और फिर फर्दर ग्रोथ और जॉब्स को ये लीड करेगा। पर प्रॉब्लम क्या आई, वो जो मनी थी, जो लोन लिया गया था, वो रीपेमेंट के लिए यूज कर लिया गया। तो जो मोटो था इस स्कीम का वो फुलफिल यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको होता हुआ। और जो ओल्ड एक्सपेंसिव डेट थे यानी कि रीफाइनेंसिंग थी, यहाँ पे बैंक के लिए रीफाइनेंसिंग के लिए सिडबी को बोल दिया कि आपकी जो सब्सिडरी है मुद्रा वो लैंडिंग बैंक्स को देख लेगी। यहाँ पे लोग रिफाइनेंसिंग करे जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम रही। एंड प्रॉब्लम क्या आई, कोई नया बिजनेस नहीं बना, कोई नया एसेट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, ना तो प्रोडक्शन हुई, ना तो जॉब्स क्रिएट हुई। तो मतलब वो जो मतलब मेन फोकस रखा था स्कीम का वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ है। इनडायरेक्टली यही बोल सकते हैं। हाँ, पिछला लोन वापस हो गया, पर जो मोटो था इस स्कीम का वो फुलफिल नहीं हुआ। एंड देन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुई। GFCF में आपने देखा मशीन्स तो खरीदी नहीं, हैवी जो मशीन्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, उसके ऊपर तो एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं। तो ये अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ को वीक करता है। नाउ मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो नंबर 1 तो बोला कि ट्रांजिशन करना पड़ेगा टू कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग की तरफ। इंडिया का एक DPI है, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बोला सारी चीजें कनेक्ट कर दो, जैसे GST नंबर होता है प्रॉपर, वो भी इसमें लिंक हो जाएगा। अकाउंट एग्रीगेटर, मतलब जो अकाउंट्स वगैरह होंगे वो भी इसमें एग्रीगेट कर दिए जाएंगे, ताकि पता लगता रहे अगर उसने फाइनेंस उठाया है ये कहाँ पे यूटिलाइज करा। तो वो जो पीछे आपने ड्रॉबैक देखा ना इसका, कि प्रॉपर पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, रीफाइनेंसिंग में यूज कर रहे हैं, पिछला पेमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे कैश रहेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाएगी, और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी तो बेनिफिशियरी ढंग से सेलेक्ट हो पाएंगे कि किसको ये लोन प्रोवाइड करना है और किसको नहीं। एंड नेक्स्ट आता है अडॉप्टिंग अ क्रेडिट प्लस अप्रोच। क्रेडिट प्लस अप्रोच में जो और फर्दर आपके जैसे ONDC हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने में हेल्प करता है। जैसे आपने एनी रेस पोर्टल भी पढ़ा था, वो भी क्या कर रहा था, ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प कर रहा था। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब देखो, अब ऑनलाइन जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप एक मार्केट को नहीं एक्सेस कर रहे, पूरे इंडिया, देन उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट को भी आप एक्सेस कर लेते हो। तो ऑब्वियस सी बात है पीछे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, मैन्युफैक्चरिंग आपकी इंक्रीज करेगी। तो बोला ONDCs के साथ भी इसको लिंक कर दिया जाए, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। स्किल इंडिया मिशन चला रखा था। स्किल इंडिया मिशन बार बार बोलते हैं कि जो यूथ है या जो लोग हैं उनको स्किल प्रोवाइड करनी है, पर उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो उसी में लैग रह जाता है। तो बोला कि स्किल इंडिया मिशन को भी यहाँ पे इंटीग्रेट करा जाए कि अगर किसी ने लोन उठाया है तो उसको कैसे बेटर यूटिलाइज करा जा सकता है बिजनेस के अंदर, तो स्किल भी तो टीच ही करनी पड़ेगी। और बोला कि क्रेडिट डिस्पेंशन, आप सिर्फ लोन दिए जा रहे हो, बस लोन प्रोवाइड कर रहे हो, उससे शिफ्ट करना पड़ेगा टू एंटरप्राइज डेवलपमेंट, मतलब जो बिजनेस है उसे कैसे ग्रो करवाना है, उस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। और जो शुरुआत में बोली कि हमने बहुत ज्यादा क्रेडिट डिस्पेंस करा, मतलब बहुत सारा लोन लोगों को प्रोवाइड करा। पहले जब ये लोन बेनिफिशियरी जब एलिजिबल होता है तो उसको लिखना पड़ता है लेटर पे कि मैं क्या चीज परचेज करने वाला हूँ, फिर उसी में से बताया जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, वो लिखी है। और आप जो बोल रहे हो ना कि कैटेगरीज बना दी जाए इसके अंदर भी, तो फिर ये फिर से रिटर्न फॉर्म में रह जाएगा, थ्योरेटिकल रह जाएगा, और इससे ना फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो भी बढ़ेगा। 50 में भी अगर लेयरिंग कर देंगे ना वो फिर से प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी सारी क्रेडिट स्कीम्स चली हुई हैं, वो प्रॉब्लम की बात है। इससे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से बोला कि इससे नीचे के जो प्रोजेक्ट होंगे, जो एलिजिबल बेनिफिशियरी बनना चाहता है, उसको पूरा लिखित फॉर्म में लेके आना पड़ेगा कि हम क्या स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। तो उस टाइम पे तो सच्ची लिखा होता है, अब रीपेमेंट नहीं हुई तो नहीं हुई, वो अलग केस है, वो जब उसको इंप्लीमेंट करेंगे तब पता लगेगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये जो लेयरिंग है इसी को रिमूव करने के लिए ये 4 कैटेगरीज बनाई थी। और बोला था कि पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो तरुण प्लस भी ऐड कर देते हैं, जो फिर 24 और 25 के यूनियन बजट के अंदर ऐड करा था। तो ये कैटेगरीज लेयरिंग को हटाने के लिए ही बनाई है कि बस इतनी रेंज इतनी रेंज। तो रेंज सिस्टम का यही मेन बेनिफिट होता है, ये लेयरिंग स्ट्रक्चर को हटा देता है। अब आप बोल रहे हो इसमें भी लेयरिंग ऐड कर दो, इंस्टॉलमेंट एक तरह की लेयरिंग ही है। मतलब आपने क्या किया, अब 10 जाएगा, फिर उसमें डिलेज आएंगे कि अब पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, वो डिले आएगा, वो भी फिर से प्रॉब्लम, फिर वो यूजर एंड पे प्रॉब्लम इमर्ज करेगी, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। ये तभी तो कैटेगरीज बताती कि शिशु रहेगा, एक किशोर है, देन तरुण है, देन तरुण प्लस है। इसके बाद एंड यूज मॉनिटरिंग, ये वही AI ड्रिवन, आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप हर जगह पे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो DPI के साथ AI को भी इंक्लूड करा जाए ताकि अर्ली वार्निंग सिग्नल दिए जा सके कि एंड यूजर उस पैसे को कहाँ पे यूज कर रहा है, तो बेटर एलोकेशन करी जाए। एंड माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग, इनको इंसेंटिवाइज करा जाए। मेक इन इंडिया पे हम चली पड़े हैं, तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करे जाए जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। एंड डीपनिंग NBFC एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेशन, ये ऑलरेडी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में आपने देखा इनको इंक्लूड करा गया है। तो बोला कि इनके पास उतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है जैसे बाकी के ट्रेडिशनल बैंक्स में हुआ करती थी, तो इनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि ये भी इंक्लूजन इंक्लूड कर सके। तो दैट्स ऑल।